गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम आपकी हिस्ट्री के चैप्टर 2 द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया को समझ रहे थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि कैसे वास्को डी गामा ने जो थी भारत की खोज करी। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच जो थे वो भारत में आए। इन सब ने अपना भारत में व्यापार स्थापित करना चाहा। जो भारत की जो संपदा थी उसको देखते हुए यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित करना चाह रहे थे, जिसमें से जो सफलता किसको मिली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। ठीक है, आपने उसके बारे में पढ़ा। फ्रेंच और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो वॉर हुई, फर्स्ट कैनेटिक वॉर, सेकेंड कैनेटिक वॉर और थर्ड कैनेटिक वॉर, उसको समझा। ठीक है, उन्होंने बंगाल पर कैसे अधिकार किया, इसको भी हमने समझ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, 1757 में। ठीक है, ये है आपकी पेज नंबर 15 पे, द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि यहीं से जो किसकी शुरुआत मानी जाती है, जो कंपनी का जो शासन है भारत में, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इट वॉज फॉट बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द EEIC। ठीक है, ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? जो सिराजुद्दौला था उसके और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। द नवाब हैड कैप्चर्ड कलकत्ता इन 1756 बट द नेक्स्ट ईयर द कंपनी मैनेज टू रिकैप्चर इट। ठीक है, जो नवाब था उसने जो 1756 में जो था कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अगले ही साल कंपनी ने दोबारा इसके ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। मीर जाफर, वन ऑफ द जनरल ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी, एग्री टू सपोर्ट द इंग्लिश इन रिटर्न फॉर द थ्रोन। ठीक है, अब जो उसकी सिराजुद्दौला का जो एक जनरल था उसकी आर्मी का, जिसका नाम क्या था? मीर जाफर था। उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हाथ मिला लिया था कि वो उसे बंगाल का शासन दे देंगे। ठीक है, Thus, at the Battle of Plassey, मीर जाफर कंटिजेंट रिफ्यूज टू फाइट इन द बैटल। ठीक है, इसी कारण से जो मीर जाफर ने जो था प्लासी की लड़ाई जो थी वो लड़ने से मना कर दिया। द नवाब escaped but was pursued एंड किल्ड। मीर जाफर वाज सून प्रोक्लेम्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, सिराजुद्दौला जो था वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन उसको बाद में पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। उसके बाद जो था वो बंगाल का नवाब जो किसे बनाया गया? मीर जाफर को बनाया गया। ठीक है, वंस ऑन द थ्रोन मीर जाफर बिकेम अ mere puppet in the hands of the English, who could only retain his position only so long as he enjoyed their favor। ठीक है, और जो मीर जाफर जो था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था। वो तभी तक अपनी पोजीशन पर था जब तक कि वो ब्रिटिश को जो था फेवर कर रहा था। ही वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू पे ह्यूज वॉर कंपनसेशन अलॉन्ग विद लार्ज पार्ट्स ऑफ हिज रेवेन्यू। ठीक है, और उसको ये मजबूर किया गया कि वो लड़ाई का जो है जो कंपनसेशन उन्हें दे और जो कर का है एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उन्हें दे। सून ही वाज डिपोज बाय द कंपनी एंड मीर काजिम हिज सन इन लॉ वाज पुट ऑन द थ्रोन। ठीक है, अब उसके बाद जो था कंपनी के द्वारा जल्दी ही मीर जाफर को भी हटा दिया गया और उसका जो सन इन लॉ था मीर काजिम, ठीक है, उसको वो गद्दी पर उन्होंने बैठा दिया। मीर काजिम हाउएवर वाज नॉट एज pillable as his father-in-law. He improved the administration of the state and reorganized the army along European lines। ठीक है, अब मीर काजिम जो था अपने जो फादर इन लॉ के जैसे एक कठपुतली बनकर नहीं रहा, उसने जो थी कुछ इम्प्रूवमेंट करी किसके क्षेत्र में? एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। ठीक है, और उसने जो था आर्मी को जो था रीऑर्गेनाइज किया। ही ऑल्सो एबोलिश टैक्सेस ऑन इंटरनल ट्रेड। ठीक है, उसने जो था इंटरनल ट्रेड के ऊपर से भी करों को हटाया। दिस rendered the dastaks useless and also placed Indian merchant at the same level as those of the companies। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था? जो दस्तक था वो यूजलेस हो गया था और जो इंडियन ट्रेडर थे उनको उसने किसके बराबर पे ला खड़ा करा था? जो कंपनी के मर्चेंट से उनके लेवल तक। एज अ रिजल्ट द कंपनी ousted him in 1763 once again putting मीर जाफर on the throne। ठीक है, इस कारण से कंपनी ने उसे फिर से 1763 में हटा दिया और मीर जाफर को जो था दोबारा गद्दी पर बैठा दिया। He soon signed a treaty with the English as a result of which the company gained the right to issue its own दस्तक free of duties and custom taxes। ठीक है, और उसने क्या किया? उसके बाद जो था मीर जाफर के साथ में जो था कंपनी ने एक
संधि साइन करी, जिसके कारण जो था कंपनी को फिर से दस्तक का अधिकार मिल गया और फ्री ऑफ ड्यूटी से कस्टम टैक्सेस से वो फ्री हो गए। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई। अनदर इम्पॉर्टेंट बैटल वाज फॉट बिटवीन द कंपनी एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर काजिम सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई वो किसकी थी, वो थी बक्सर की लड़ाई, जो कंपनी और जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो मीर कासिम, जिसमें मीर कासिम सिराजुद्दौला और नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड द मुगल इंपीरियर शामिल थे। द टू फोर्सेस मेट एट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस जो आपस में टकराई वो 1764 में बक्सर में टकराई। इन विच द कंबाइंड फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, जिसमें जो इस कंबाइंड फोर्सेस को था ब्रिटिश ने जो था हरा दिया। आफ्टर द डिफीट शाह आलम सेकंड वेंट ओवर टू द ब्रिटिश साइड व्हाइल मीर काजिम एस्केप। ठीक है, अब जो लड़ाई में हार जाने के बाद जो शाह आलम सेकंड था वो ब्रिटिश की तरफ चला गया और मीर काजिम वहां से भाग गया। He then spent the rest of his life as a vagrant. Sirajuddaulah also escaped to Rohilkhand, and as a result, the control of Awadh passed into the hand of the company. ठीक है, और सिराजुद्दौला भी वहाँ से भाग गया, जिसके कारण जो रोहिलखंड से भाग जाने के कारण जो अवध का जो शासन था वो भी किसके हाथ में चला गया, कंपनी के हाथ में चला गया। Having accepted the company's supremacy, Shah Alam II gave up the diwanis और revenue collecting right of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा in favor of British। ठीक है, अब हार जाने के कारण और ब्रिटिश कंपनी की सुपरमेसी स्वीकार करने के कारण जो शाह आलम सेकंड था उसने जो दीवानी और रेवेन्यू कलेक्टिंग के अधिकार थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वो ब्रिटिश को दे दिए। He also had to pay 5 million rupees as war इंडेमनिटी, उसे और जो कंपनसेशन कितना देना पड़ा वॉर के, उसमें 5 मिलियन रुपीज़। अवध वॉज ऑल्सो रिस्टोर टू सिराजुद्दौला बट इट रिमेन अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ठीक है, अवध पर जो था सिराजुद्दौला ने दोबारा नियंत्रण कर लिया, लेकिन जो था इस पे जो अधिकार बना रहा वो ब्रिटिश का ही इन्फ्लुएंस बना रहा। बीइंग पेड अ पेंशन, शाह आलम सेकंड ऑल्सो रिमेन अ titular head. Thus it was the victory at the Battle of Buxar which made the EEIC अनडिस्ट्रीब्यूटेड मास्टर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जो था शाह आलम को उन्होंने पेंशन देनी शुरू कर दी और जिस इस विक्ट्री ने बैटल ऑफ बक्सर की जो विक्ट्री हुई उसके कारण जो EEIC का जो था एक अधिकार हो गया पूरे के पूरे बंगाल के ऊपर। ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन विद द ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स टू द ब्रिटिश अ डुअल गवर्नमेंट केम अप इन अ बंगाल। ठीक है, जब दीवानी अधिकार ब्रिटिश को मिल गए तो क्या हुआ, बंगाल में जो क्या आई, डुअल गवर्नमेंट आई। अंडर दिस सिस्टम इट वाज द नवाब हु हैड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन बट द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो वहाँ का शासन है वो तो नवाब देखेगा, लेकिन जो रेवेन्यू है उसका कलेक्शन कौन करेगा, कंपनी करेगी। फॉर दिस द EEIC अडॉप्टेड रेजा खान हु कलेक्टेड द टैक्सेस। ठीक है, इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रेजा खान को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश की तरफ से। दिस सिस्टम प्रोवेड टू बी disastrous for the people of Bengal as neither the Nawab nor the EEIC took the responsibility to look after their welfare। ठीक है, अब ये इसके कारण क्या हुआ, बंगाल के लोगों की जो थी वो स्थिति बहुत खराब होने लगी। न तो नवाब और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके वेलफेयर के लिए कुछ कदम उठा रही थी, न ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी। When Bengal was struck by a famine, no relief efforts were taken by the EEIC, leading to the death of 1/3 of the population। ठीक है, जब बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी कदम नहीं उठाया और जो वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई। EEIC servants on the other hand amazed was fortune for themselves and came to be known as nabobs। ठीक है, अब जो EEIC के सर्वेंट थे उन्होंने इसका बहुत अधिक फायदा उठाया और वो वहाँ के क्या बन गए, नेबोब्स बन गए। ठीक है, अब आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर बिकेम द मास्टर ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बक्सर की लड़ाई के बाद जो थी सबसे रिचेस्ट प्रोविंस बनी कंट्री की। मोर ओवर it had subdued the other European power, thus it became easy for the company to control through direct annexation or by forcing local rulers to accept its authority। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ, वो सारी यूरोपियन पावर में सबसे ज़्यादा उभर कर आए ब्रिटिश, तो उन्होंने जो लोकल रूलर से उनको ये अपनी जो सुपरमेसी है उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर करा।
ठीक है, न्यू पॉलिसीज लाइक द subsidiary alliances and the doctrine of lapse were formulated to make annexation easier, ठीक है, और वो अपना अधिकार कर सके इसके लिए उन्होंने जो थी कुछ पॉलिसीज अपनाई जो थी सब्सिडरी अलायंस और जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। द एंग्लो मैसूर वॉर्स, द एंग्लो मैसूर वॉर्स वर फॉट इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो लड़ी गई जो लास्ट डेकेड्स था 18th सेंचुरी का, उसमें द EEIC फॉर द rulers of Mysore, Hyder Ali and Tipu Sultan. Initially Mysore succeeded by the British used the help of the Nizam of Hyderabad and defeated Hyder Ali, ठीक है। जो EEIC थी उसने जो मैसूर के रूलर थे हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है। मैसूर जो था सक्सीड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, किसकी हेल्प से, निज़ाम ऑफ हैदराबाद की हेल्प से, उसकी मदद से उन्होंने जो था हैदर अली को हरा दिया। हिज सन टीपू सुल्तान वेज्ड 2 wars अगेंस्ट द कंपनी, ही वाज defeated and killed in the battle of श्रृंगापट्टनम इन 1799, ठीक है। जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान उसने कंपनी के विरुद्ध 2 लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन वो भी मारा गया 1799 में। आफ्टर दिस डिफीट द किंगडम ऑफ मैसूर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। इस डिफीट के बाद जो मैसूर का जो किंगडम था वो किसके प्रभाव में आ गया, ब्रिटिश के प्रभाव में आ गया। एंड अ न्यू रूलर वाज प्लेस्ड देयर हु वाज लॉयल टू द कंपनी, और वहाँ पर एक नया शासक बैठाया गया जो कंपनी के प्रति क्या था, वफादार था, ठीक है। द एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर्स क्या है, द मराठाज वर एन इम्पॉर्टेंट पावर विच कंट्रोल पार्ट्स ऑफ दक्कन, ठीक है। मराठा भी जो थे एक इम्पॉर्टेंट पावर थे जो दक्कन के पार्ट्स पर जो थे अपना शासन करते थे। 3 wars were fought between the EEIC and the Maratha state which finally brought the Maratha power to an end, ठीक है। मराठा और जो EEIC कंपनी है उनके बीच में जो थी 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसके बाद जो था मराठा पावर का क्या हुआ, अंत हो गया। Moreover, disunity among the ruling Maratha clans and their power struggle also helped in this decline, ठीक है। जो मराठा का जो पतन हुआ वो किस कारण से हुआ, जो मराठा क्लान थे उनके बीच में भी ना बनना और उनकी पावर के प्रति जो स्ट्रगल था उसके कारण जो था मराठा का जो था पतन हुआ। द EEIC also could interfere in the internal matters as there was factionalism in the state with different factions fighting amongst themselves, ठीक है। और EEIC का भी जो था इंटरफेरेंस उनके इंटरनल जो मैटर्स थे उनमें भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इट वॉज अंडर लॉर्ड हैजिंगटन दैट द पेशवा वॉज डिथ्रोन्ड एंड पेंशन ऑफ, ठीक है। ये लॉर्ड हैजिंगटन के ही नेतृत्व में था जो उन्होंने पेशवा को जो था थ्रोन से हटा दिया और उसको पेंशन ऑफ किया। With this the पेशवा टेरिटरीज वर एनेक्सेटेड इनटू द कंपनीज रिलेम, ठीक है। इसी के कारण जो पेशवा टेरिटरीज थी उनको जो था कंपनीज में मिला लिया गया। फिर आता है आपका द एंग्लो सिख वॉर्स। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी द सिख किंगडम अंडर महाराजा रणजीत सिंह वॉज पावरफुल एंड मेंटेन अ वेल ट्रेन्ड आर्मी, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी में जो था सिख किंगडम किसके नेतृत्व में था, महाराजा रणजीत सिंह के, जो कि एक पावरफुल थे और उन्होंने मेंटेन और एक वेल मेंटेन जो ट्रेन आर्मी थी उसको रख रखा था। द किंग ऑल्सो मेंटेन अ कंटिन्यूअस बट फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिश, ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिश के साथ भी मेंटेन कर रखे थे फ्रेंडली रिलेशन। हाउएवर विद हिज डेथ इन 1839 अ सिविल वॉर ब्रोक आउट एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। उनकी जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में तो सिविल वॉर हो गई जिसका फायदा जो था ब्रिटिश ने उठाया। द कंपनी देन एनेक्सेड पंजाब आफ्टर फाइटिंग 2 wars अगेंस्ट द सिख आर्मी, ठीक है। और सिख आर्मी के विरुद्ध 2 लड़ाइयाँ लड़कर उन्होंने पंजाब के ऊपर जो था ब्रिटिश कंपनी ने अधिकार कर लिया। द किंगडम दस गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी, और उनका जो किंगडम है उसको ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया गया। The Anglo-Nepalese War. The Anglo-Nepalese War resulted when the Nepalese expanded their kingdom to Kumaon and Garhwal in the east and Awadh in the west, ठीक है। एंग्लो नेपालीस वॉर किसका रिजल्ट थी, जब नेपालीस जो थे अपने किंगडम का विस्तार कर रहे थे कुमाऊं और गढ़वाल में ईस्ट की तरफ से
और अवध में वेस्ट की तरफ से, ठीक है। द डिफीट ऑफ द नेपालीज इन दीज बैटल्स लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। नेपाल की इस लड़ाई में डिफीट के कारण जो कुमाऊं और गढ़वाल जो था वो जो उसकी टेरिटरीज जो थी उसको ब्रिटिश ने अपने उसमें मिला लिया। It also led to the recruitment of a large number of गुरखास into the British Army, और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो गुरखाओं की जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश आर्मी में करी। अब आता है आपका सब्सिडरी अलायंसेस। The subsidiary alliances was a policies used by the EAIC to bring small principalities under their control, introducing by Lord Wellesley its main features were, ठीक है। जो ये सब्सिडरी अलायंस जो थी एक पॉलिसी थी जिसको कि EEIC के द्वारा लाया गया, और इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था? लॉर्ड वेस्ले ने करा था। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या थे? एनी इंडियन रूलर एक्सेप्टिंग द सब्सिडरी अलायंसेस हैड टू कीप ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज हर टेरिटरी एंड हैड टू पे फॉर द अपकीप ऑफ द ट्रूप्स, ठीक है। अगर किसी इंडियन रूलर ने एक्सेप्ट किया है सब्सिडरी अलायंस को, तो उसको अपने राज्य के अंदर जो ब्रिटिश फोर्स होती थी उनको रखना पड़ता था और उनको मेंटेन करने का भी खर्चा उसे देना पड़ता था। इफ द रूलर कुड नॉट मेक पेमेंट्स देन ही शी हैड टू सीडेड टेरिटरी टू द ब्रिटिश, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, तो अगर उनकी पेमेंट नहीं करते थे तो उनका जो शासन था उसको जो था ब्रिटिश उसमें अपने आप में मिला लेते थे। द ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड अ रेजिडेंट वुड स्टे एट द कोर्ट ऑफ द रूलर। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे जिनको कि रेजिडेंट बोला जाता था, वो कहाँ? उनके ही जो शासक होते थे उन्हीं के दरबार में रहते थे। रूलर्स गेव कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द EEIC। रूलर्स को जो उनका फॉरेन अफेयर विदेश जो नीति संबंधी जो निर्णय होते थे वो EEIC ही लेता था। इन रिटर्न दे वर गिव प्रोटेक्शन बाय द कंपनी, ठीक है। और इसके बदले में कंपनी उन्हें क्या करती थी? प्रोटेक्शन देती थी। ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूलर, ठीक है। जो नॉन इंग्लिश जो फॉरनर विदेशी होते थे उनको जो था उस राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। अबाउट 1/3 ऑफ द टेरिटरीज बॉट अंडर द कंपनीज रूल वर डन सो यूजिंग सच एग्रीमेंट, ठीक है। इसी तरह के एग्रीमेंट करके जो 1/3 टेरिटरीज थी वो कंपनीज ने अपने में मिला ली थी। कोचीन, जयपुर, त्रावणकोर, हैदराबाद, Rajputana was some of the princely state which entered into a subsidiary alliances, ठीक है। ये जो स्टेट थे ये सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ गए थे, जो आपका कोचीन, जयपुर, त्रावणकोर, हैदराबाद और राजपुताना थे, ठीक है। फिर आता है आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अनदर पॉलिसीज विच वाज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज कंट्रोल इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ये दूसरी पॉलिसीज थी जिससे कि जो ब्रिटिश कंपनी की पावर है उसको बढ़ाया जा सके, और इसको कौन लेकर आए थे? लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। द पॉलिसी स्टेट दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द रूलर ऑफ अ सब्सिडरी स्टेट विदाउट लीविंग अ नेचुरल हेयर टू द throne, the decision territory would lapse or pass into the British hands, ठीक है। अगर जिस राज्य ने सब्सिडरी स्टेट के अंतर्गत आता है और वो मर जाता है बिना अपना जो है अपना वंशज छोड़े, तो ऑटोमेटिकली जो उसका राज्य होता था वो ब्रिटिश के पास आ जाता था, ठीक है। झांसी, सतारा एंड नागपुर वर एनेक्सेड यूजिंग दिस पॉलिसी, ठीक है। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने झांसी, सतारा और नागपुर को अपने उसमें मिला लिया था। अराउंड द सेम टाइम अवध वॉज ऑल्सो एनेक्सेड ऑन द एक्सक्यूज दैट इट वॉज बीइंग मिसरूल्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो फोर्स द निजाम ऑफ द हैदराबाद टू सीडेड बिराय टू द ब्रिटिश, ठीक है। और अवध पे भी जो था इन्होंने अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने फोर्स किया था जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनको भी ब्रिटिश उसमें मिलने के लिए। मोर ओवर द टाइटल्स ऑफ द रूलर ऑफ द कार्नेटिक लॉर्ड डलहौजी, सूरत एंड तंजौर वर also abolished. With this the British Empire controlled all the princely state and it became the biggest political unit in the subcontinent, ठीक है। और इसी उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सूरत, तंजावुर पर भी अपना शासन अधिकार, और जो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अपने उसमें मिला लिए थे, ठीक है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर।
The English East India Company victory at Plassey and its gain of Diwani rights led to it being scrutinized by the English Parliament. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विक्ट्री हुई थी प्लासी में और उसने जो दीवानी राइट्स पर अपना जो अधिकार कर लिया था उसको स्क्रूटनाइज किया इंग्लिश पार्लियामेंट ने. Soon the regulating act of 1773 was passed and this act ensured the government more administrative control over the company's territories in India. ठीक है, और एक रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में पास किया गया जिसमें कि गवर्नमेंट का जो था वो ज़्यादा अधिकार रहे, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा कंपनीज की टेरिटरी के ऊपर जो भारत में थी. द कंपनी वॉज ओनली अलाउड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन एंड वॉज सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन इन सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स. ठीक है, अब जो कंपनी को क्या यही अलाउ किया गया था कि वो राजा के बिहाफ में काम करे और वो सिर्फ रेगुलेशन करे सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स का. फॉर दिस द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड अ गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर टू एडमिनिस्ट्रेट द प्रोविंस ऑफ बंगाल. ठीक है, इसी कारण से जो थी गवर्नमेंट ने एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया और 4 काउंसलर को नियुक्त किया ताकि वो बंगाल का जो था वो शासन को देख सके. इन 1784 द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच वॉज टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ EEIC. और इसी उसमें जो था 1784 में जो था पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया गया जिसका जो मेन काम था उसमें एक बोर्ड बनाया गया जिसने कंट्रोल किया EEIC की वर्किंग को. ठीक है, वर्किंग इन इंग्लैंड द बोर्ड ऑल्सो प्रिवेंटेड द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फॉर इंटरफेयरिंग इन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. इट consisted of 6 members which include a secretary of state from the British cabinet. Next the British parliament passed the charter act in 1813. ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो था वो चार्टर एक्ट 1813 को पास किया. इट रिन्यूड द चार्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, और इसने जो था रिन्यूड किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर था उसको. दिस एक्ट ऑल्सो terminated the company's monopoly in India and also allowed private bodies to invest in Indian trade. ठीक है, और इसने जो भारत के व्यापार के ऊपर जो कंपनी का एकाधिकार था उसको जो था ख़त्म किया और जो दूसरे लोगों थे उनको भी इन्वेस्ट करने का मौका दिया इंडियन ट्रेड में. इट ऑल्सो एंडेड द EEIC's टी ट्रेड विद चाइना. ठीक है, इन्होंने जो था EEIC का टी ट्रेड जो था चाइना के साथ उसको भी ख़त्म किया. मोर ओवर द गवर्नर जनरल वॉज मेड द इफेक्टिव रूलर ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया. ठीक है, और गवर्नर जनरल जो था वो एक इफेक्टिव रूलर बन गया जो कंपनीज की टेरिटरीज थी इंडिया में. फिर इसके बाद आता है आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, Warren Hastings expanded the army as soon as he was appointed the Governor General of Bengal in 1773. ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1773 में गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए बंगाल के तो उन्होंने जो था आर्मी का एक्सपेंशन करना शुरू किया. ठीक है, सिपाहीज वर रिक्रूटेड फॉर द बंगाल आर्मी फ्रॉम अवध एंड बनारस रीजन. ठीक है, जो सिपाही थे उनको रिक्रूट किया गया बंगाल आर्मी के जो कि कहाँ से थे, अवध और बनारस से थे. The practice continued and for the next 75 years the majority of the सिपाही in Bengal army were from these parts. ठीक है, और ये प्रैक्टिस चलती रही नेक्स्ट 75 years तक. और इसमें जो था अवध और बनारस के जो सिपाही होते थे उन्हीं की प्रधानता बनी रही जो बंगाल आर्मी के अंदर. These soldiers were well trained and disciplined and an Indian सिपाही could rise to the post of a सूबेदार. ठीक है, और ये जो सोल्जर्स थे ये वेल ट्रेंड होते थे और डिसिप्लिन होते थे और जो इंडियन सिपाही था वो किसकी पोस्ट तक जा सकता था, सूबेदार की पोस्ट तक. ठीक है, अब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे. ठीक है, फॉर इफेक्टिव द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज को जो था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था बाद में जो था डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया था. विच वॉज ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की. द कलेक्टर, मजिस्ट्रेट एंड जज वर द 3 मेन ऑफिशियल एट द
डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जो आपके कलेक्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट थे और जो जज थे वो 3 मेन ऑफिशियल थे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द कलेक्टर कलेक्ट रेवेन्यू, द मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर एंड द जज वॉज इन चार्ज ऑफ जस्टिस, ठीक है। जो आपका कलेक्टर होता था वो क्या कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था। जो आपके मजिस्ट्रेट होते थे वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे और जो आपके जज होते थे वो चार्ज ऑफ जस्टिस थे। मैनी अदर मेजर्स वर ऑल्सो अडेप्टेड टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे और मेजर्स उठाए गए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसमें। इन ऑर्डर टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स, द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज सेटअप इन कलकत्ता बाय द लॉर्ड वेस्ले, ठीक है। अब इन सिविल सर्विस सर्वेंट को जो था वो ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया गया था कलकत्ता में लॉर्ड वेस्ली के द्वारा। द कॉलेज वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय ईस्ट इंडिया कॉलेज एट हेलीबेरी इन इंग्लैंड, ठीक है। बाद में इस कॉलेज को रिप्लेस कर दिया गया ईस्ट इंडिया कॉलेज के द्वारा, ठीक है। थ्रू द सिविल सर्वेंट बिगेन टू बी सिलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो सिविल सर्वेंट होते थे उनको इलेक्ट किया जाता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। इट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस टू अपेयर फॉर द एग्जाम एज इट वॉज हेल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या होने लग गया था कि इनमें भारतीयों का शामिल होना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि इसके एग्जाम जो थे वो इंग्लैंड में होते थे। मोर ओवर इंडियंस वर बेयर्ड फ्रॉम कंपीटिंग फॉर हायर पोस्ट, और मतलब जो इंडियन थे उनको मना कर दिया गया था हायर पोस्ट के लिए कम्पीट करने के लिए। सत्येंद्र नाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द एग्जामिनेशन, जो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया था। अब आपका आता है पुलिस। इट वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस हु सेट अप अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया, ठीक है। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जिन्होंने एक परमानेंट पुलिस फोर्स जो थी वो इंडिया में सेटअप करी थी। अ थाना और अ पुलिस स्टेशन हेडेड बाय अ दरोगा वाज सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक थाना या पुलिस स्टेशन होता था जिसका हेड कौन होता था, दरोगा होता था, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो थी सेट करी गई। कोतवाल्स एंड चौकीदार्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है। जो आपके कोतवाल्स और चौकीदार होते थे उनकी भी अपॉइंटमेंट करी गई लॉ और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आपके टाउन्स और विलेजेस में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज सुपरवाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था जो पुलिस का जो था इस पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको जो सुपरवाइज करते थे वो कौन करते थे, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। द पुलिस फोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस फॉर करप्शन एंड ऑपरेशन। मोर ओवर इंडियंस कुड नॉट गेट प्रमोशन टू हायर रैंक्स इन द सर्विसेज, ठीक है। इस समय पे जो कॉलोनियल पीरियड में ये जो पुलिस फोर्स थी वो करप्शन और उत्पीड़न के लिए जानी जाती थी, ठीक है। और इसमें जो इंडियंस को था हायर रैंक पे जाने, उनको प्रमोशन का अधिकार नहीं था। फिर आता है आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक अप स्टेप टू ब्रिंग अबाउट अ प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने स्टेप लिया इंडिया के अंदर एक प्रॉपर जो जुडिशियल सिस्टम था उसको अपॉइंट करने के लिए। पीरियड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स इन 1837, जो जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्सेस लाइक द शास्त्रास एंड द शरीयत, ठीक है। अब इससे पहले मतलब जो जब तक कि इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे इंडियन पीनल कोड और कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1837 में आए, उससे पहले का जो जुडिशरी सिस्टम था इंडिया का वो किस पे बेस्ड था, जो पहले के रिलीजियस टेक्स्ट होते थे जैसे कि आपके शास्त्र हो गए और शरीयत हो गई, उस पर बेस्ड था। विद द codification of laws came the establishment of the rule of law and equality before law। अब क्या हुआ, जब कोडिफिकेशन ऑफ लॉ आया तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ रूल ऑफ लॉ का और इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन दस बिगेन टू बी बेस्ड ऑन लॉ रादर देन ऑन द विशेस ऑफ द रूलर्स, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पे बेस होने लगा, लॉ पे बेस होने लगा, ना कि जो शासकों की इच्छा थी उस पे। मोर इम्पॉर्टेंटली एवरी पर्सन इन द कंट्री बिकेम इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, जो हर एक कंट्री का जो आदमी था वो
कानून के समक्ष क्या था, समान था, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर। ठीक है, उसमें किसी भी कास्ट, क्लास और जेंडर के आधार पर कोई भी असमानता नहीं थी। नेवरदलेस इन रियलिटी द यूरोपियंस ऑलवेज हैड अ सुपीरियर पोजीशन इन द आईज ऑफ द लॉ। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रियलिटी थी कि जो यूरोपियंस थे वो हमेशा उन्होंने जो थी अपनी जो थी सुपर पोजीशन बनाई रखी आईज ऑफ द लॉज में। ठीक है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वाज आल्सो एस्टैब्लिश इन द कंट्री विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। ठीक है, एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की भी जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ इस कंट्री में, और जो सबसे टॉप पर क्या था आपका सुप्रीम कोर्ट था। बिलो इट वर हाई कोर्ट एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। उसके नीचे जो था आपका हाई कोर्ट आता था जो कि आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में था। द डिस्ट्रिक्ट एंड द रजिस्ट्रार कोर्ट्स वर फर्दर बिलो इन द हायरार्की। ठीक है, और इस चेन में जो सबसे नीचे आते थे वो क्या आते थे, डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार कोर्ट आते थे। ठीक है, अंडर विच वर द सब ऑर्डिनेट कोर्ट हेडेड बाय द इंडियन जज। फिर उसके नीचे आते थे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते थे जिनको कि हेड किया जाता था इंडियन जज के द्वारा। इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू इंडियंस वर नॉट अलाउड टू राइज टू हाई पोजीशन। ठीक है, अब ये जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, न्यायिक प्रशासन भी जो था, उसमें भी भारतीयों को उच्च पद पर जाने का अधिकार नहीं था। इन कंक्लूजन, इन देयर 2.5 centuries of rule, the colonial state brought about a centralized administration structure in the country। ठीक है, जो ये 2.5 centuries का जो इनका रूल रहा कॉलोनियल स्टेट्स का, इन्होंने सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कंट्री के अंदर, पार्ट ऑफ विच कैन स्टिल बी सीन इन द मॉडर्न इंडिया, जिसका अब कुछ पार्ट जो है अभी भी जो प्रेजेंट इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है।